हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सीएमए फाइनल सीएफआर मॉडल टेस्ट पेपर 1 अपन लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2 के साथ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आपका मॉडल टेस्ट पेपर 2 एमसीक्यू के साथ। पहला एमसीक्यू है, द कंपनी टेक अ मशीनरी ऑन लीज फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर एट अ लीज रेंटल ऑफ 4 लाख पर एनम पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3 लाख। आपको निकालनी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब आप निकालोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो वो हो जाएगी, विदाउट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो 4 लाख का रेंटल देना है 6 सालों तक के लिए, और आरवी मिलेगी 3 लाख की। तो 24 और 3 हो जाएंगे 27 लाख रुपीज। कमिंस लिमिटेड एक्वायर करता है मशीनरी 65 लाख 1 जुलाई को। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो 1 जुलाई 2022 को 65 लाख की मशीनरी एक्वायर करी गई, और उसकी लाइफ थी 5 साल की, सैलवेज थी 7 लाख की। 31 मार्च 2025 को ये वैल्यू इन यूज है 28 लाख और एनएसपी है 25 लाख। तो पहले डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी। तो पहले निकलेगा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 23 का, और 31 मार्च 24 का, और 31 मार्च 25 का। 23 का डेप्रिसिएशन निकलेगा 65 लाख माइनस 7 लाख डिवाइडेड बाय 5। पूरे साल का डेप्रिसिएशन है आपका 11,60,000, और 11,60,000, और 9 महीने का डेप्रिसिएशन है, डिवाइड बाय 12 × 9, 8,70,000। तो वैल्यू आ जाएगी 65 लाख माइनस 8,70,000 माइनस 11,60,000 माइनस 11,60,000, 33,10,000। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 33,10,000। और आपके पास वैल्यू इन यूज है 28 लाख और एनएसपी है 25, विच एवर इज हायर, तो वो हो जाएगा 28 लाख। तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है? 5,10,000 का आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ द एंटिटी रेवेन्यू, तो एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, तो वो है लेस देन 75%, क्योंकि आपकी कैप क्या है 75% और उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर वो एंटिटी के रेवेन्यू से 75% से कम है तो आपको और आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इंड एस 113 एस्टेब्लिश करता है फेयर वैल्यू हायरार्की, जो कैटेगराइज करती है 3 लेवल पे ऑफ द इनपुट। द हायरार्कीज आर, इनपुट आर कोटेड लेवल 1, ठीक बात है। इनपुट आर inputs other than quoted including in level within level 1 that are observable for the asset or liability, बिल्कुल ठीक बात है। लेवल 2 और अनऑब्जर्वेबल लेवल 3, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 255 लाख, और एज वो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितने 57 लाख के, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने हो गए 255 लाख 255 का 12%, 30.6 आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए। आपने एक्चुअल प्रॉफिट्स कमाए हैं 57 के, माइनस 57, तो 26.4 ये आपके क्या हो गए सुपर प्रॉफिट्स हो गए। और आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल कितनी निकलेगी आपकी? गुडविल इज इक्वल टू 26.4 डिवाइडेड बाय 12%, डिवाइडेड बाय 12% कर दूं तो 220 की आपकी गुडविल निकल करके आ जाएगी। ऑल एनबीएफसी एनडी जिनका एसेट साइज, ये आप देख लेना कितनी कैपिटल होनी चाहिए, ये कोई पूछने वाली क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2022 को गोल्ड लिमिटेड एक्वायर करता है 75% ऑफ कोल लिमिटेड एट 10,80,000, जब फेयर वैल्यू कितनी थी 10 लाख रुपए की थी। फिर या तो ये 24 होगा, फिर तभी ये अगला साल दे रखा है। 24-25 कोल लिमिटेड ने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कमाई 2 लाख रुपए की, तो अब उसके पास कितनी हो गई 12 लाख रुपए की। ऑन 31 मार्च 2015 गोल्ड लिमिटेड परचेज करता है 15% होल्डिंग फ्रॉम आउटसाइडर एट 2,20,000। ये एनसीआई जो आपको निकालनी है ना, एनसीआई ये बैलेंस शीट डेट पे नहीं निकालनी, ये इस 15% की एंट्री में आप क्या यूज करोगे वो निकालनी है, इंटू 15%। तो ये कितना आ जाएगा 12 लाख का 15%, 1,80,000। तो एनसीआई आप क्या लोगे 1,80,000। एंट्री क्या करोगे बैंक अकाउंट, अच्छा आपने परचेज करा है ना, एनसीआई डेबिट 1,80,000 से टू बैंक
2,20,000 से और डेबिट कर दोगे अदर इक्विटी 40,000 से। तो इसलिए एनसीआई इज 1,80,000। ए लिमिटेड एक्वायर करता है 80% ऑफ बी लिमिटेड फॉर ₹10 लाख पेड बाय इक्विटी एट पार। फेयर वैल्यू ऑफ बी नेट एसेट कितना था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन? 9 लाख रुपीज था। फेयर द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन एनसीआई वैल्यूएट प्रोपोर्शनेट। अच्छा, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट पे है तो आपने 80% एक्वायर करा 10 लाख का, 10 लाख रुपए की आपकी ये हो गई। और उस टाइम पे क्या कहते हैं एनसीआई कितना था वो आपको निकालना है। गुडविल आपको निकालनी है तो एनसीआई आप ऐड कर दोगे 9 लाख का कितना 20%, 1,80,000 और माइनस कर दोगे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जो कि कितनी है 9 लाख है। तो 11,80,000 माइनस 9 लाख कर दिया तो 2,80,000 रुपए की क्या आ गई आपकी गुडविल आ गई 2,80,000 रुपए। एट द वैल्यू at what value is non-controlling interest recorded in the book of acquiry at the time of business combination? Fair value only no, proportionate only no, not recognized no। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है अकाउंटिंग पॉलिसी कि आप फेयर वैल्यू भी कर सकते हो और प्रोपोर्शनेट शेयर भी कर सकते हो। इंड एज 103 स्टेट दैट एक्वायरर obtaining control over acquiry recognize and measure in its console financial statement at the acquisition date identifiable asset acquired at fair value yes, NCI in acquiry at fair value or proportionate yes, goodwill yes। तो all of the above is the answer। Dash require that when console financial statement are prepared the investor company shall also prepare individual standalone तो इंडेस 27 में बनती है वो। कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय एन इंडेस कंप्लाइड कंपनी इफ इट होल्ड शेयर इन इन्वेस्टिंग कंपनी। 20% के केस में भी बनाना पड़ेगा कंसोल, जॉइंट कंट्रोल में भी और कंट्रोल में भी। तो ऑल ऑफ द अबव। एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के? तो वो आप एक ये थ्योरी का क्वेश्चन है और ये फॉर्म पूछ रहे हैं। बताओ एमसीक्यू में फॉर्म नंबर पूछ रहे हैं यार, क्या ही करें। ये आप देख लेना, ये तीनों क्वेश्चन थ्योरी के हैं। ए लिमिटेड परचेज करता है एक एयरक्राफ्ट जिसका प्राइस कितना है 63। तो इसकी यहाँ नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर प्राइस आपने परचेज करा 6300 करोड़ का, जो मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑलिंग होगी उसके अंदर हर 4 सालों के बाद। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 15 साल की लाइफ है। एयरक्राफ्ट परचेज करा था 2015 में और मेजर इंस्पेक्शन हुई 4 साल बाद 2019 में। तो 2015 में आपने परचेज करा 6300 का लाख करोड़ का एयरक्राफ्ट, 15 साल की इसकी लाइफ थी। 2019 के अंदर इसके अंदर मेजर ओवरऑल होगा यहाँ पर 2019 के अंदर मेजर ओवरऑल होने लगा 100 करोड़ का। 2020 के अंदर आपने रिपेयर कराया, अगले साल 2020 के अंदर आपने रिपेयर कराया 70 करोड़ का और एक कंपोनेंट ऐड करवाया जो खराब हो चुका था 80 करोड़ का। और बुक वैल्यू ओल्ड कंपोनेंट की कितनी थी 30 करोड़ की और ये बिक कितने का गया 12 करोड़ का। आपको बताना है कितना अमाउंट एक्सपेंस में जाएगा 2019 में और 2020 में और कैरिंग अमाउंट क्या होगी एसेट की जब उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 300 करोड़ की उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। तो उस केस के अंदर आपको बताना है कि कितना खर्चा है इसके 2019 के अंदर कितना जाएगा और 2020 के अंदर कितना जाएगा। तो यहाँ पे 2019 में आपने 100 करोड़ रुपीस एक्सपेंड करे हैं रिपेयर के, 100 करोड़ रुपए का खर्चा करा है रिपेयर का। तो सबसे पहले तो आपने डेप्रिशिएट करा होगा 6300 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 15 400। इसका डेप्रिसिएशन निकालोगे 6300 माइनस 300 की आरवी 15 सालों की लाइफ 400। तो 400 का डेप्रिसिएशन लगेगा कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए। तो 1600 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे वैल्यू आएगी 6300 माइनस 1600 4700। यहाँ पे वैल्यू आएगी 4700। फिर आप ये 100 जो है इसके अंदर जोड़ दोगे और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4800।
फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, जो पुराना चला आ रहा था वो 400, और ये जो 100 जोड़ा है इसको आप 4 सालों में डेप्रिशिएट करोगे तो 25 इसका भी जुड़ जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन लगा 425 का। यहाँ पे एसेट की वैल्यू अब कितनी आएगी, 4800 माइनस 425, 4375, यहाँ पर आएगी 4375 की। इसके अंदर रिपेयर जोड़ दोगे 70 की, 80 का ये कैपिटलाइजेशन जोड़ दोगे और 30 ये उड़ा दोगे, तो एसेट की वैल्यू हो जाएगी प्लस ये जोड़ा रिपेयर 70, 80 का नया कंपोनेंट, 30 का पुराना उड़ गया, 4495 का आपका कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 2020 में कितने का, 400 तो एक लगेगा, 25 एक लगेगा, और जो आपने ये कंपोनेंट जोड़े हैं ये वाले 70 प्लस 80 और माइनस 30, ये कितना होता है 120। ये बैलेंस लाइफ में डेप्रिशिएट होगा। बैलेंस लाइफ कितनी है, 4 साल ये निकल गए, 1 साल ये निकल गए, 5 साल निकल गए, तो बैलेंस लाइफ बची हुई है 10, तो डिवाइडेड बाय 10, तो 12 का डेप्रिसिएशन ये लगेगा, तो हो जाएगा ये 425 प्लस 12 437, 437 का डेप्रिसिएशन, 4495 माइनस 437 कर दूं तो 4058 की आपकी यहाँ पे एसेट आएगी, कैरिंग वैल्यू आएगा 4058 का। थोड़ी खिचड़ी पक गई है, वो लिखा हुआ है, बट आई होप आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ए लिमिटेड के पास एक मशीन है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 45,000 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 15,000, तो 45,000 माइनस 15,000, 30,000 की आपकी क्या आ रही है, WDV आ रही है। सिमिलर मशीन जो रिसेंटली सोल्ड हुई है सेम लोकेलिटी में 25,000 की, सेलिंग प्राइस लगा 2,000 का, तो NSP कितना है आपका, 25 में से 2 गए 23,000, और मैनेजमेंट ने डिटरमाइन करी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 28,000, तो विच एवर इज हायर होता है आपका रिकवरेबल अमाउंट, तो वो हो गया 28,000, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 2,000 का, तो आपने ये सब निकालना था वो हमने निकाल दिया। तो देखो जी इनकी भी मशीन आ रही है 4058 की। On 31st of March 2023, A Limited entered into a contract with a customer for sale of goods of rupees 4,000, granting 50% discount voucher to be availed in future purchase up to 3,000 within 30 days. तो 30 दिनों के अंदर अंदर वो 3,000 रुपए तक की सेल परचेज करके, कस्टमर परचेज करके 50% डिस्काउंट ले सकता है। ऑर्डिनरली आप 10% डिस्काउंट देते हो सेल्स के ऊपर। जो ऑर्डिनरी डिस्काउंट है विल नॉट बी अवेलेबल टू अवेल द 50% डिस्काउंट वाउचर। वो कहता है कि जब आप 50% डिस्काउंट वाली कूपन देके सेल करोगे या परचेज करोगे तो आपको 10% का ऑर्डिनरी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको यहां पर भी 10% का ऑर्डिनरी डिस्काउंट मिला होगा, तो आपको 400 का डिस्काउंट मिला होगा, तो कस्टमर ने आपको 3600 रुपए दिए होंगे, और 60% प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर रिडीम करा लेगा डिस्काउंट वाउचर, और एस्टिमेटेड अमाउंट जो है परचेज का कितना है 2,000 है। अप्रैल 2023 में डिस्काउंट वाउचर रिडीम हो जाता है फॉर परचेज ऑफ एडिशनल गुड्स ऑफ रुपीज 2800, और कस्टमर 50% डिस्काउंट लेके आपको 1,400 रुपए दे देता है। आपको बताना है 22-23 में रेवेन्यू कितना होगा और 23-24 में रेवेन्यू कितना होगा। तो कस्टमर ने आपको दिए कितने, 3600 रुपए कस्टमर ने आपको दिए। आपको ये देखना है कि ये 3600 रुपए मेरे को गुड्स के लिए कितने मिले और डिस्काउंट वाउचर के लिए कितने मिले। ये बांटोगे आप उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की रेशियो में। गुड्स आपने बेचे 3600 के, डिस्काउंट वाउचर का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होगा कि कितने पर, आपको क्या लगता है कितने का डिस्काउंट वाउचर इस्तेमाल हो जाएगा, वो उसकी फेयर वैल्यू होती है, कितने का डिस्काउंट वाउचर इस्तेमाल हो जाएगा। तो सर 2,000 का हमें लगता है कि वो परचेस करेगा, ये लिखा एस्टिमेटेड अमाउंट है 2,000 का, वो परचेस करेगा। अच्छा डिस्काउंट कितने का दिया है, यहां तो 50% लिखा है, लेकिन आपने 10% डिस्काउंट तो और जनरली देते ही हो, तो कूपन पे तो आपने 40% दिया है ना एडिशनल डिस्काउंट, और इसकी संभावनाएं हैं कि वो 60% ही चांस है, तो 2,000 का 40%, इसका 60%, ये होता है 480। तो ये कितना हो गया प्लस 3600, 4080, ये आपका आ गया 4,080 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ये आपका आ गया। फिर आपको जो पैसा मिला
कितना पैसा मिला था आपको? सर हमें मिला था 3600। आप इस 3600 को इसको इनकी रेशियो में बांटोगे तो 3600 मिला डिवाइड बाय 4080 इंटू 3600 करा तो 3176 और माइनस कर देते हैं 3600 तो 424। तो जब आप रेवेन्यू बुक करोगे पहली 22-23 की एंट्री डालोगे तो आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट 3600 टू रेवेन्यू 3176 और टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 424। नेक्स्ट ईयर जब आप एंट्री करोगे 23-24 में तो आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट 1400, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 424 टू रेवेन्यू, जो भी अमाउंट आएगा वो आप रेवेन्यू बुक कर दोगे। फॉलोइंग डिटेल आपको दे रखी है। XYZ जो कि एक फर्म है, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों के है 7 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 55 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 5.5 लाख रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। मैं रेड पेन से कर देता हूं। और 7 लाख रुपए आपका ये वाला प्रॉफिट है नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 7 लाख माइनस 5.5 लाख, सुपर प्रॉफिट है आपका 1.5 लाख रुपए का। ये क्या है आपका सुपर प्रॉफिट। आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी दे रखा है तो आपको गुडविल एन्युटी के बेसिस पे निकालनी है। 1.5 लाख इंटू 3.1699 कर दोगे तो ये आ रहा है 4,75,445 485 सॉरी 485। तो ये आपका गुडविल आ जाएगा। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एनबीएफसी ने एडवांस क्लासिफाई कर रखा है। आपको प्रोविजन बनाना है। इस पे बनेगा 0.4%, सब स्टैंडर्ड पे बनेगा 10%, फिर इस पे अप टू 1 ईयर 20, 1 to 2 30, फिर ये 50 और ये 100 और लॉस पे 100। बस अब तो मल्टीप्लाई करना है। ऑन 31 मार्च 2025 ए लिमिटेड बी लिमिटेड अमलगमेट होते हैं इनटू सी लिमिटेड। कंट्रोल ऑफ द बिजनेस लाइन विद द सेम पार्टीज एज बिफोर। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है कि कॉमन कंट्रोल है। अपेंडिक्स सी लगेगा इंडेक्स 103 का। सी लिमिटेड इशू करता है 80,000 इक्विटी शेयर टू ए लिमिटेड और 75,000 इक्विटी शेयर टू बी लिमिटेड एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर। बुक वैल्यू ए की नेट एसेट की कितनी है? 12 लाख और इक्विटी शेयर जिसके अंदर ब्रेकअप आपको दे रखा है और 31 मार्च। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ ए लिमिटेड एसेट्स कितनी है? 16 लाख। फेयर वैल्यू से आपको लेना देना ही नहीं है क्योंकि ये कॉमन कंट्रोल है। बुक वैल्यू बी की कितनी है? 10 लाख और उसका ब्रेकअप दे रखा है। फेयर वैल्यू से आपको लेना देना नहीं है, आपको जनरल एंट्री करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जनरल एंट्री में सी लिमिटेड क्या करेगा? अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेगा जो कि कितनी है? 75,000 प्लस 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 80,000 इंटू 10, 75,000 प्लस 80,000 इंटू 10, 15,50,000, 15,50,000। और नेट एसेट्स रिकॉग्नाइज करेगा ए की भी और बी की भी। कितनी है एट बुक वैल्यू? सर 12 लाख और इसकी है 10 लाख, तो 22 लाख रुपीस की नेट एसेट रिकॉग्नाइज करेगा और पीसी पे कर देगा। और साथ ही साथ उसके अदर इक्विटी भी ले जाएगा क्योंकि आप पूरी की पूरी बैलेंस शीट ले जाते हो। 7 लाख और 6 लाख 13 लाख रुपीस की उसकी अदर इक्विटी भी ले जाएगा। तो बताओ कितना डिफरेंस बचता है? 22 लाख माइनस 15,50,000 माइनस 13 लाख, तो ये आता है 6.5 लाख। डेबिट में आता है 6.5 लाख। अब आपके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है गुडविल, बट इट शुड बी कैपिटल रिजर्व एज पर इंड एस 103। बट आप लोग गुडविल ही लिखना क्योंकि आपके मैथ में भी गुडविल है और यहाँ पर भी गुडविल है, तो आप हमेशा गुडविल ही लिखना। 6.5 लाख गुडविल। ऑन 1 अप्रैल 2021 समराइज बैलेंस शीट ऑफ सैटेलाइट और प्लानेट लिमिटेड की आपको दे रखी है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ प्लानेट और सैटेलाइट का दे रखा है 16 और 15। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेटा आपको नेसेसरी अकाउंटिंग करनी है। प्लानेट टेक ओवर सैटेलाइट एंड परचेज कंसिडरेशन कितनी देता है? 10,50,000 शेयर्स
पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनी एंड रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ प्लैनेट लिमिटेड आफ्टर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आपको एंट्री करनी है बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद आपको फेयर वैल्यू पे एंट्री करनी होगी, क्योंकि ये कॉमन कंट्रोल नहीं है। तो आप जनरल एंट्री बनाएंगे। आओ जरा, जगह एक तो नहीं मिलती है। चलो जी, एसेट एट फेयर वैल्यू डेबिट करोगे। एसेट में क्या क्या लेके जाओगे? 10,000 का पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 7,000 की, और क्या है करंट एसेट 3200 की, ये सब एसेट में आ जाएगा। 20,200 और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे कितने की? 2050 की, 2400 की, 750 की, 5200 रुपये की लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे। और उसके बाद आप पे करोगे क्या? पीसी या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करोगे। 10,50,000 10,50,000 इंटू 10, 10,500, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। 10,50,000 इंटू 6, 6,300 का सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। और बस लाइबिलिटी के अंदर हमने 2050, 2400 और 750 सब ले लिया ना। हाँ, ले लिया। तो 20,200 माइनस 5200 माइनस 10,500 माइनस 6300, 1800 की क्या आ जाएगी आपकी? गुडविल आ जाएगी। 1800 की गुडविल, 1800 रुपए की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। और आप इसी को अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा दोगे। और तो कुछ नहीं है ना जो छोड़ दिया हो? बस एक बार ये पढ़ लेते हैं। नहीं साहब, बस जी। गुडविल 1000 का फर्क क्यों आ रहा है भाई? कुछ गलती कर दी क्या? यहाँ पे गुडविल 800 की आ रही है। वो इन्वेस्टमेंट 1000 वाली ये जोड़ी नहीं, ये भी तो जुड़ेगी। ये नहीं जोड़ी थी मैंने, ये 21,200 हो जाएगा फिर। तो गुडविल, हाँ ठीक है। तो गुडविल आ जाएगी 800। मैंने वो इन्वेस्टमेंट ये वाली जोड़ना भूल गया था टोटल के अंदर। ठीक, चलो एनीवे। तो 800 रुपए की आपकी गुडविल आ जाएगी। और जो करंट बैलेंस शीट आपको दे रखी है प्लैनेट लिमिटेड की, इसके अंदर बस आपको इस एंट्री का इंपैक्ट लेना है और आपका काम बन जाएगा। अच्छा, सैटेलाइट की किताबों में भी एंट्री होगी किताबें बंद करने की, तो वो भी कर ले क्या? हाँ सर, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो रियलाइजेशन में अपनी एसेट्स भेजेगा। तो रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स कितने पे भेजेगा? बुक वैल्यू पे। क्या क्या? 9,000 का ये, 5,000 का ये, 1,000 का ये और 3,500 का ये। 9,000, 5,000, 1,000 और 3,500, 18,500 की एसेट्स भेजी जाएंगी। 18,500, 18,500 की एसेट्स भेजी जाएंगी। फिर लाइबिलिटीज भेजी जाएंगी रियलाइजेशन में, टू रियलाइजेशन। बोरोइंग कितनी की है? 2,000 की है। ट्रेड पेबल कितने के हैं? 2,500 रुपए के हैं। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रखी होगी, तो वो क्यों भेजेंगे? तो 4,500 रुपए की आपने लाइबिलिटीज उसको रियलाइजेशन में भेज दी। फिर उसके बाद आप पीसी निकालोगे। अब पीसी क्या निकालोगे? पीसी निकालोगे जोन से आपने नेट एसेट एक्वायर करी है। 21,200 या 10,000, ये थी ना 10,50,000 आपने शेयर इशू करे इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1,000, क्योंकि इन 1000 लिख रहे हैं। 16,800। तो आप पीसी ड्यू कर दिया आपने। कौन सी कंपनी है ये? प्लैनेट, प्लैनेट लिमिटेड टू रियलाइजेशन 16,800, 16,800 प्लैनेट लिमिटेड से आपने रियलाइजेशन अकाउंट पे पीसी जो है वो ड्यू करा दी। फिर उसके बाद आप इक्विटी शेयर्स को भी ट्रांसफर करवाओगे। इक्विटी शेयर क्या क्या है? ये रहे 14,000 के इक्विटी शेयर हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी, ये तो दोनों का टोटल 14,000 है। टू इक्विटी शेयर होल्डर 14,000, ये आपने ट्रांसफर करा दिया। फिर रियलाइजेशन का जो गेन लॉस है वो, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ 18,500 से,
क्रेडिट हुआ 4500 से, फिर क्रेडिट हुआ 16,800 से, तो 2800 रुपए का गेन लॉस निकल करके आया, सॉरी गेन निकल करके आया। तो रियलाइजेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 2800 रुपए से, ये एंट्री भी आप करोगे। फिर उसके बाद पीसी पे करवा दोगे। पीसी जो पे करवाओगे आप कहोगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्लानेट लिमिटेड 16,800, 16,800, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आपका टैली हो जाएगा 14,000 प्लस 2800 माइनस 16,800। इस तरीके से आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डी कंपनी लिमिटेड एक्वायर करता है 60% शेयर ऑफ जी कंपनी लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2023। रिटेन अर्निंग का बैलेंस दे रखा है और कंसोल आपको बनानी है, तो मुझे पेज इंसर्ट करना होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, आप मुझे 1 मिनट दें। चलो जी, मैंने पेजेस जो है इंसर्ट कर लिए, 2 पेजेस के अंदर अपना काम बन जाएगा। अब पढ़ते हैं सवाल को। तो उसने 60% शेयर एक्वायर करे हैं। कब एक्वायर करे हैं? 1 अक्टूबर को। रिटेन अर्निंग कितनी है अप्रैल के अंदर? 5,000। और जी लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 23-24 को 6,000 रुपए का, जो 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 अकाउंटेड है इन द बुक्स ऑफ जी बट नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ डी। डी की किताबों में कोई भी एंट्री नहीं हो रखी और आपको बैलेंस शीट दे रखी है। सिंपल सा कंसोल है, कोई ज्यादा हश हश है ही नहीं। मैं नंबर 9 बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 1 अक्टूबर को आपने एक्वायर करा, ये है 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च। आपने 1 अक्टूबर को एक्वायर करा, 1 अप्रैल को रिटेन अर्निंग कितनी दे रखी थी? 5,000 की दे रखी थी। 31 मार्च को रिटेन अर्निंग कितनी दे रखी है? 11,000 की दे रखी है। 31 मार्च को रिटेन अर्निंग आपको निकालनी है, सिंपल सिंपल एज दैट, कि 1 अक्टूबर तक की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी, तभी आप उसकी नेट एसेट निकाल पाओगे। जो ये रेड वाला एरिया है, वो जो ग्रीन वाला एरिया है, ये सब क्या है? ये है पोस्ट। अच्छा, इसके अलावा उसने आपको क्या बोला था? डिविडेंड डिक्लेयर करा है 23-24 का 6,000 रुपए का। तो 23-24 ईयर आपका करंट कौन सा? यही वाला है। तो यानी कि ये अप्रैल 2023 है और ये मार्च 2024 है। और डिविडेंड फिर आपने इसी दिन डिक्लेयर करा होगा। कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करा है? 6,000 का डिविडेंड आपने डिक्लेयर करा है, 6,000 का। तो सिंपल आप निकाल लो ड्यूरिंग द ईयर कितने प्रॉफिट कमाए। वो कैसे निकालते हो? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना के। आओ जरा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाएं। तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000 रुपए का। और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 11,000 रुपए का। टू डिविडेंड, डिविडेंड कितना है? 6,000 रुपए का। इससे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा है? 17,000 माइनस 5,000, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए का प्रॉफिट आपने अर्न करा है। फिर मैं कहता हूं प्री का कितना अर्न करा है और पोस्ट का कितना अर्न करा है। बताओ। 12,000 अर्न करा, 6,000 यहाँ पे यहाँ के लिए अर्न करा होगा और 6,000 यहाँ के लिए अर्न करा होगा। तो बताओ रेड कलर से कौन कौन से आ रहे हैं? सर एक तो आ रहा है 5,000 और एक आ रहा है 6,000। तो रेड कलर से हो गए आपके टोटल 11,000 और ग्रीन कलर से हो गए सर से 6,000। तो ये पोस्ट हो गया। फिर उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ आ रहा है? ग्रीन में आ रहा है, रेड में आ रहा है? सर ग्रीन में आ रहा है। तो डिविडेंड मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। मैंने क्यों माइनस कर दिया? उसने अकाउंटेड फॉर कर रखा है। तो 11,000 और 0, सिंपल। फिर उसके बाद आप क्या निकालते हो? सर उसके बाद हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हो? सर इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स उसने दे रखी होगी बैलेंस शीट में आपको। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 24,000 की। तो 24,000 की आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, प्लस एनसीआई उसने आपको बताया नहीं है, मैं फेयर वैल्यू मान लेता हूं। फिर आपने अक्टूबर में 60% शेयर खरीदा था 24,000 रुपए का। तो 24,000 अगर 60% है तो 40% कितना? 24,000 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 0.4, तो 16,000। तो टोटल आ जाएगा ये कितना? 36 नहीं 30,000।
40,000 सॉरी, माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स करोगे, वो कितनी है? आपकी कैपिटल कितनी थी? 25,000 रुपए की आपकी कैपिटल थी, और 11,000 रुपए आपने क्या कमाए? प्री प्रॉफिट्स कमा रखे थे। ये कब निकाल रहे हो? आईएनए ऑन 1 अक्टूबर। तो ये हो गया 36,000। तो आपकी गुडविल कितने की आ गई? 4,000 की आपकी गुडविल आ गई। कोई पूछे एनसीआई ऑन 31 मार्च कितनी होगी? तो एनसीआई ऑन डीओए, एनसीआई ऑन डीओए था 16,000, एड पोस्ट प्रॉफिट जो कि है 0, तो 31 मार्च में 16,000 ही आ जाएगा। कोई पूछे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑन 31 मार्च कितने होंगे? तो पेरेंट के कितने थे? कंसोल रिजर्व पेरेंट के कितने थे साहब? पेरेंट के थे 25,000 रुपए के। इसके अंदर पोस्ट जुड़ जाएंगे इसके, जो कि है नहीं। फिर इसने डिविडेंड की एंट्री नहीं कर रखी, तो आपको इनकम बुक करनी पड़ेगी डिविडेंड की। डिविडेंड की जब आप इनकम बुक करोगे तो 6,000 में इसका कितना हिस्सा है? 60%। तो 3600 का इसकी इनकम बुक करोगे तो ये आ जाएगा 28,600। क्या आ जाएगा? 28,600। ठीक, चलो जी। अब आप बनाओगे क्या? कंसोल बैलेंस शीट। कंसोल बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो क्या लिखोगे? इन पीपी लिखोगे 90,000 रुपए से। पीपी लिखा, चलो यही बना देते हैं, आसानी हो जाएगी। पीपी लिखा 90,000 रुपए से। इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, करंट एसेट्स आ जाएगी 36,000, और गुडविल आ जाएगी 4,000। तो ये कितना आ रहा है? ये 94 प्लस 36, ये आ रहा है 1,30,000। टोटल एसेट्स आ जाएंगी 1,30,000। इक्विटी शेयर आ जाएंगे 50,000 के, और एनसीआई कितने का आ जाएगा? 16,000 का। अदर इक्विटी कितने का आएगा? आया था 28,600। 16 ही था ना एनसीआई? एनसीआई 16 और वो 28,600। और अब इस करंट लाइबिलिटी में 10,000 में पेरेंट वाला आपको माइनस करना पड़ेगा, 3600 वो माइनस करना पड़ेगा। 29,000 प्लस 10,000 माइनस 3600 करूंगा तो 35,400 प्लस 28,600 प्लस 16,000 प्लस 50,000, ये टोटल होता है 1,30,000। ये बन जाएगी आपकी कंसोल बैलेंस शीट। आगे बढ़ते हैं, मैंने ऐसे ही 2 पेज ऐड कर दिए थे। एनीवे, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट इन द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको क्या बनाना है? आपको बनानी है वैल्यू एडिड स्टेटमेंट फॉर द कंपनी फॉर 23-24। तो वैल्यू एडिड स्टेटमेंट में आप लोगे टर्नओवर 4600, इसके अंदर जोड़ दोगे स्टॉक की मूवमेंट। स्टॉक की मूवमेंट कितनी है? 80। तो ये हो जाएगा 4680। फिर माइनस क्या करते हो? कॉस्ट ऑफ ब्रॉट इन मटेरियल्स एंड सर्विसेज बिम्स। बताओ जी, वो उसके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर सर आएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज कितना है? 1250। और क्या क्या आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 44। टर्नओवर ये हो गया। और क्या आएगा? प्रिंटिंग ऑडिटर रेम्युनरेशन 56। फिर उसके बाद रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस 3, अदर एक्सपेंसेस 170, और 330 के रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस। बस। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू एडिशन। कितना आ रहा है? 4680 माइनस 1250 माइनस 44 माइनस 56 माइनस 170 माइनस 330, 2830। फिर इस 2830 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाना होता है। तो आप कहोगे टू एम्प्लॉइज को आपने कितना दे दिया? एम्प्लॉइज को सर हमने दिया है, ये तीनों चीजें एम्प्लॉइज की हैं, 654
प्लस 70 प्लस 56, 780 आपने एम्प्लॉयज को दे दिया। टू प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को कितना दे दिया? इंटरेस्ट दिया एक तो 80 का, और डिविडेंड भी कहीं देखा था मैंने, ये रहा डिविडेंड 292। तो 80 प्लस 292, 372 का आपने प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को दे दिया। एंटिटी के अंदर आपने लगा दिया, जो भी नॉन कैश खर्चा था वो आपका एंटिटी में ही लगा रह गया 400, और 400 और एक वो भी था, रिटेन अर्निंग भी था ना आपका, वो एंटिटी में ही लगा रह गया। तो कहाँ गया 400 प्लस, ये तो कंसिडर हो गया ना, प्लस 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 कहाँ गया, कहाँ गया, 576, ये रहा रिटेन प्रॉफिट। 976 आपने एंटिटी में लगा दिया, और एक था आपका लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 150 अदर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और तो कुछ नहीं रह गया जो P&L से रिलेटेड हो। इनकम टैक्स फॉर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपने कितना दिया 552, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस। तो 780 प्लस 372 प्लस 976 प्लस 150 प्लस 552, 2830, ये बन गई आपकी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। देखो जी 2830 आ रही है। ये तो थ्योरी है, आप कर देना। कंपनी पी एक लिस्टेड कंपनी एक्वायर करती है 20% शेयर, जिससे उसको 20% वोटिंग पावर मिल जाता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। क्यू के अंदर अप्रैल को कॉस्ट 46 की, पेड बाय कैश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्यू ने प्रॉफिट कमाया 20,000 प्रॉफिट, और कॉम्प्रिहेंसिव में 10,000। एसोसिएट है तो आप इक्विटी मेथड के थ्रू इस प्रॉफिट को भी अपनी प्रॉफिट में जोड़ दोगे, और इसको अपनी ओसीआई में जोड़ दोगे, और कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे। वो कहता है कि क्या इन्वेस्टमेंट इन क्यू रिक्वायर करता है कंसोल, हाँ जी बनानी पड़ेगी। जनरल एंट्री बताओ पी की एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री हो जाएगी। रेलेवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ एट द एंड ऑफ ईयर 1, कंसोल के अंदर भी सेपरेट के अंदर भी। सेपरेट के अंदर कुछ करना नहीं है, कंसोल के अंदर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी है। टू P&L ओन शेयर आपका कितना है 20% 4000 से, और टू OCI ओन शेयर आपका कितना है 2000 से, इसका 20%, इससे आप बढ़ा दोगे, ये आपकी कंसोल की होगी। स्टैंडअलोन की इन एंट्री तो सेम रहेगी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 46,000, 46,000। फिर उसके बाद थ्योरी थ्योरी थ्योरी, बस जी खत्म होता है यहाँ पर आपका मॉडल टेस्ट पेपर 2। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी, आपके एग्जाम्स काफी नजदीक हैं, तो विश यू अ गुड लक। अपना पेपर अच्छे से पढ़ना, पहले उसको शांत दिमाग से पेपर को पढ़ना, और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो वो पहले अटेम्प्ट करना। अपना दिमाग का फोकस उस सवाल पे लगा के, जो पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट आपको ट्रिगर नहीं करा क्वेश्चन को रीड करते वक्त, कभी कभार क्या होता है ट्रिगर नहीं करता ना, तो हम परेशान हो जाते हैं, और जो आगे के सवाल हमें आते होते हैं अच्छे से, हम उन पे फोकस नहीं करते, हम पहले फोकस करने लग जाते हैं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और जो अच्छा कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते। तो पहले वही करना जो आपको अच्छे से आता हो, ताकि जिसपे आप 100% कॉन्फिडेंट हो आप उसको अच्छे से कर सको। फिर उसके बाद आगे जो टाइम निकालोगे उसके अंदर उन पॉइंट्स को सोचना, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाना, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे आप देखना, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन तक पहुंच ही जाओगे कि इसके अंदर मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए। तो विश यू अ वेरी वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू जिनका पेपर है